प्लूटो को सबसे पहले 1930 में इस साइंसदान ने फाइंड किया था। उस वक्त ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा था, लेकिन बाद में इसे सियारों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया और ये एक ड्वार्फ सियारा बन गया। जब 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा तो हम पहली बार प्लूटो को बहुत करीब से देख रहे थे। इस स्पेसक्राफ्ट के वहां पहुंचने से पहले हमें लगता था कि प्लूटो एक बर्फीला ड्वार्फ सियारा है और इसके अंदर डिस्कवरी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने उसे 5 सालों तक स्टडी किया और फिर साइंसदान को पता चला कि सूरज से इतना ज्यादा दूर होने की वजह से भी इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो से कुछ ही किलोमीटर दूर था तब उसने इसकी सतह पर नाइट्रोजन से बना हुआ ग्लेशियर देखा। ऐसे ग्लेशियर अक्सर जमीन पर पहाड़ों के ऊपर मौजूद होते हैं। इस ग्लेशियर के साथ इस जगह को देखें जिसे स्पुतनिक प्लेनेशिया का नाम दिया गया। नासा का कहना है कि इस प्लेस की वजह से प्लूटो की डायरेक्शन चेंज हुई है। पहले प्लूटो की ये साइड इसके चांद चेरॉन के सामने होती थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये साइड चेरॉन मून की दूसरी तरफ चली गई है। इस प्रोसेस को ट्रू पोलर वेंडर कहते हैं। सवाल ये आता है कि आखिर इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही है। जैसे हमारी जमीन पर समुद्र का पानी हरकत में है, यानी समुद्र का पानी एक जगह रुका हुआ नहीं है, ये हरकत करता रहता है और ये जमीन पर एक एक्टिविटी है। अगर समुद्र के पानी को कम कर दिया जाए तो इसका असर जमीन की डायरेक्शन पर होगा। ऐसे ही प्लूटो की सरफेस के नीचे कुछ है जो मूव हो रहा है। इसके अलावा जमीन पर वोल्केनोस फटते हैं जिसका असर पूरी जमीन पर होता है। सेम ऐसे ही प्लूटो पर भी वोल्केनोस को देखा गया है जिसका असर इस पर हो रहा है। इन एक्टिविटी की वजह से प्लूटो पर बर्फ एक जगह जमा होकर एक आइस शीट की तरह बन गई है और इस शीट की मोटाई 4 किलोमीटर है। इसके बाद जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने अपनी न्यू स्टडी भेजी तो उसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के मुताबिक अकेले इस शीट की वजह से ही प्लूटो की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, बल्कि इस शीट के नीचे एक ऐसा मूव करता हुआ मास है जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। वो मास कोई और नहीं बल्कि पानी है। जी हाँ, आपने सही सुना। न्यू होराइजन के मुताबिक इस आइस शीट के नीचे पानी का समुद्र मौजूद है। ये बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। पानी के अलावा वहाँ टेक्टोनिक स्ट्रक्चर को भी देखा गया। ये चीज भी इस बात का सबूत है कि प्लूटो की सरफेस के नीचे पानी का समुद्र मौजूद है। इन दोनों डिस्कवरीज के अलावा प्लूटो ने एक तस्वीर जमीन पर भेजी। इस तस्वीर में जो चट्टानें नजर आ रही हैं, असल में ये वोल्केनोस हैं। इस चीज ने भी साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया। जब न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से इन वोल्केनोस को स्टडी किया गया तो पता चला कि इन वोल्केनोस से ठंडा और बहुत हल्का क्रायो लावा बाहर निकलता है। असल में ये पानी के तरह होता है, जिसे क्रायो वोल्केनिज्म का नाम दिया गया। स्पुतनिक प्लेनेशिया पर 2 बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, जिसमें एक का नाम राइट माउंट्स है जबकि दूसरे का नाम पिकार्ड माउंट्स है। इन दोनों माउंटेन्स के अंदर बहुत बड़ा सुराख है। साइंसदान का कहना है कि ये एक तरह से क्रायो वोल्केनो के माउंटेन्स हैं। इन वोल्केनो से जो वाटर निकलता है उसमें अमोनिया और मीथेन मौजूद है। जब ये पानी इन वोल्केनो से सरफेस पर आता है तो प्लूटो पर बहुत कम टेम्परेचर की वजह से ये फ्रीज हो जाता है और कई बार सरफेस मॉन्यूमेंट्स बन जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लावा वोल्केनिक मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये मॉन्यूमेंट्स बहुत ठंडे होते हैं। ये साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है क्योंकि इस तरह के माउंटेन्स सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं मिल पाए। प्लूटो पर 4 किलोमीटर मोटी बर्फीली शीट, इसके अंदर टेक्टोनिक स्ट्रक्चर और इन वोल्केनो से निकलने वाला पानी इस बात का सबूत है कि प्लूटो के अंदर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। यानी प्लूटो के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से प्लूटो के अंदर पानी जमा नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में रहा है, जिसकी वजह से साइंसदानों का कहना है कि इस पानी में लाइफ मौजूद हो सकती है। क्योंकि यहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उस लाइफ को जमीन से फाइंड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसे देखने के लिए नासा को प्लूटो पर एक लैंडर भेजना होगा जो प्लूटो के अंदर खुदाई करके वहां लाइफ के बारे में पता लगा सके। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्लूटो की सतह की बर्फ तो जमी हुई है, लेकिन इसके अंदर मौजूद पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे हो सकता है। साइंसदानों ने कहा कि प्लूटो का चांद इसके गिर्द ऑर्बिट करता है।
इसको ऑर्बिट करते करते इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से प्लूटो के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है और इस खिंचाव की वजह से इसके अंदर गर्माहट पैदा होती है जो इसके पानी को लिक्विड फॉर्म में रखती है। इसके अलावा प्लूटो की बर्फ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो भाप बनकर उड़ जाती है और रात को ये भाप दोबारा से सतह पर बैठ जाती है और ये प्रोसेस अरबों सालों से हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर बन गया है। ये एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। प्लूटो के नीचे पानी और ऊपर बड़ा एटमॉस्फेयर इस बात का सबूत है कि हो सकता है कि प्लूटो के अंदर लाइफ मौजूद हो। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस तस्वीर को देखें, आखिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये क्या चीज है? क्या ये कोई पहाड़ है या कोई तूफान या एलियन का कोई स्ट्रक्चर? असल में ये एक वोल्केनो से निकलने वाला धुआं है जो सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे जुपिटर के मून आयो की। वहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई देना नॉर्मल बात है। आयो हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा वोल्केनोस एक्टिव हैं, जिनसे हर वक्त लावा निकलता रहता है। 2016 से जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के गिर्द घूम रहा है। उसने आयो की सरफेस पर कई नए वोल्केनोस को फाइंड किया है। यहाँ पर वोल्केनो से निकलने वाले धुएं को ही नहीं बल्कि लावे के फव्वारों को भी देखा गया है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आयो पर ऐसा होता क्यों है? आयो के एक तरफ जुपिटर मौजूद है जिसकी ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, दूसरी तरफ गैनीमेड और यूरोपा की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इसमें खिंचाव पैदा होता है। और जब ये चांद इन सभी ऑब्जेक्ट से दूर जाता है तो ग्रेविटी का असर कम हो जाता है, जिससे ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ये अमल लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, जिसके बाद ये हीट वोल्केनोस के जरिए इसके अंदर से बाहर निकलती है। इस चीज का पता चूनों में लगे एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोवेव रेडिएटर से लगाया गया। साइंसदानों के मुताबिक इन वोल्केनो से लगातार लावा निकलता रहता है, जिससे इसकी सरफेस काफी नई और स्मूथ नजर आती है। इसी चीज से जूनो ने आयो पर जुपिटर और बाकी मून्स की ग्रेविटी के इफेक्ट को नोटिस किया। जूनो स्पेसक्राफ्ट को जून 2011 में लॉन्च किया गया और 5 सालों के बाद ये जुलाई 2016 को जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसका मकसद जुपिटर के गिर्द 35 दफा ऑर्बिट करके उसे स्टडी करना था और इस मिशन को 2021 में ही पूरा कर लिया गया। इसके बाद नासा का प्लान इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्कनेक्ट करके स्पेस में छोड़ने का था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जूनो में अभी भी काफी फ्यूल बचा हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसके मिशन को बढ़ाकर 42 ऑर्बिट कर दिया और ये मिशन 2025 में कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जूनो को डिस्कनेक्ट किया जाएगा या मिशन को मजीद एक्सटेंड किया जाएगा, इस बात का पता मिशन कंप्लीट होने के बाद ही चलेगा। लेकिन जूनो ने अपने इस मिशन के दौरान जुपिटर और इसके मून्स पर काफी हैरानकुन डिस्कवरीज की हैं, जिनमें एक ये पूरी इसरा रेड लेक है। असल में ये लाल चीज पानी नहीं बल्कि लावा है। ये एक बहुत बड़ा घड़ा है जिसमें लावा बढ़ गया है, जिससे ये घड़ा ऊपर से लेक जैसा दिखाई देता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये लावा लिक्विड नहीं है बल्कि सॉलिड है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ये लिक्विड है। इसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को जूनो ने यहाँ एक वोल्केनो से उठने वाले धुएं को कैप्चर किया था। ये आयो की सरफेस पर साफ नजर आने वाला वोल्केनो है। इस वोल्केनो को सबसे पहले 1979 में वॉचर 1 स्पेसक्राफ्ट ने देखा था। इसके बाद गैलीलियो और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीरें खींची और अब जूनो से भी इसे देखा गया है। इसके बाद 3 फरवरी 2024 को खींची गई इस तस्वीर को देखें। यहाँ पर आपको एक साथ 2 वोल्केनो से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी दिन जूनो ने आयो के नॉर्थर्न पोलर रीजन की तस्वीर भी खींची और यहाँ पर 3 नए माउंटेन्स की डिस्कवरी की। आयो के इस माउंटेन को देखें, ये सेम किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरह दिखाई दे रहा है, जिसका साइज नीचे से तो बड़ा है लेकिन ऊपर की तरफ साइज कम होता जा रहा है। इसकी लंबाई 5 से 7 किलोमीटर तक ऊंची हो सकती है। कई सालों से साइंसदान ये मानकर बैठे थे कि आयो की सरफेस के नीचे मैग्मा का ओशन हो सकता है और इन मैग्मा ओशन को ही टाइडल हीटिंग के बाद होने वाले वोल्केनिक एरप्शन की वजह माना जाता था। लेकिन जूनो ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया।
चूनों से हासिल होने वाले डेटा से पता चला है कि आयो की सरफेस के नीचे कोई मैग्मा का ओशन नहीं है। इसकी मेंटल लेयर सॉलिड मटेरियल से बनी है। हो सकता है ये सॉलिड रॉक्स असल में पोरिस है जिसके अंदर मैग्मा बढ़ रहा है, लेकिन चूनों के नए डेटा के मुताबिक यहाँ मैग्मा जैसी कोई चीज नहीं है। यानी चूनों की नई स्टडी ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद जुपिटर की बात करते हैं। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इतने सालों तक साइंसदान जुपिटर के नॉर्थ पोल को नहीं देख पाए थे, लेकिन साइंसदानों ने चूनों की मदद से जुपिटर की नॉर्थ साइड की तस्वीर खींच ली है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप कई साइक्लोन्स को देख सकते हैं जिसका डायमीटर 4000 से लेकर 4600 किलोमीटर के बीच बताया जा रहा है। अगर इन सभी साइक्लोन्स को मिला दिया जाए तो इनका साइज हमारी जमीन से भी बड़ा हो जाएगा। 2011 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। 2011 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसा सियारा फाइंड किया जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस टेलीस्कोप ने उस सियारे को फाइंड करने के लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल किया। इस मेथड में जब कोई सियारा अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उस स्टार की रोशनी कुछ टाइम के लिए कम होती है, जिससे पता चल जाता है कि वहाँ कोई सियारा मौजूद है। इस मेथड से उस सियारे के साइज और ऑर्बिट पीरियड का पता चल जाता है और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि वो सियारा अपने स्टार से कितनी दूरी पर मौजूद है। इस सियारे का नाम केपलर 22b है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सियारे का स्टार बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है। ये स्टार हमारी जमीन से 635 लाइट ईयर दूर मौजूद है। स्टार का साइज हमारे सूरज के साइज के बराबर है और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 4.5 अरब साल है। लेकिन सेम स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद ये स्टार हमारे सूरज से 20% कम रोशन है। ये सियारा अपने स्टार से वीनस से ज्यादा और जमीन से कम दूरी पर मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में इसकी जगह वीनस और जमीन के दरमियान मौजूद खाली जगह पर आती है, यानी इसकी दूरी तकरीबन जमीन के सूरज से दूरी के बराबर है। जमीन से ज्यादा करीब होने के बावजूद ये अपने स्टार के बिल्कुल हैबिटेबल जोन में आता है, क्योंकि इस सियारे के स्टार की रोशनी सूरज की रोशनी से कम है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जमीन के टेम्परेचर से बिल्कुल बराबर है। ये सियारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड अपने स्टार की तरफ होती है और दूसरी साइड अपने स्टार की दूसरी तरफ होती है। जो साइड अपने स्टार की तरफ होती है वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पानी का समुद्र मौजूद हो जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। दूसरी साइड पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती होगी, जिसकी वजह से वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इस सियारे का जो सेंटर वाला हिस्सा होगा वहाँ ना गर्मी ज्यादा होगी और ना सर्दी। वहाँ ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है, जैसे हमारी जमीन का है। डेंस एटमॉस्फेयर में सूरज की खतरनाक रेडिएशन जमीन तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से पानी के बाहर जमीन पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ तूफान भी आते होंगे, बारिश भी होती होगी। लेकिन साइंसदान का कहना है कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इसकी सेंटर वाली साइड पर पानी का समुंदर हो सकता है। लेकिन ये सियारा हमसे इतनी दूर मौजूद है कि अगर हम 30,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे, जिसकी वजह से हम कभी भी वहां नहीं जा सकते और हम कभी भी उसके करीब जाकर उसको अंदर से नहीं देख सकते। लेकिन हमें एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जो जमीन से ही इसको अच्छे से स्टडी करके इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। इसके बाद बात करते हैं केपलर 442b की। ये सियारा हमारी जमीन से 1115 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस सियारे को भी 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ट्रांजिट मेथड के जरिए फाइंड किया गया। इसे फाइंड करने में केपलर स्पेस टेलीस्कोप को 112 दिन लगे, क्योंकि जब केपलर स्पेस टेलीस्कोप से इसे पहली बार देखा गया तो दोबारा उसी जगह पर आने में इसे 112 दिन लगे, जिसकी वजह से साइंसदान को पता चल गया कि ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 112 दिनों में कंप्लीट करता है। जब इसे मजीद स्टडी किया गया तो पता चला कि ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये इतना टेम्परेचर है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है।
इसका साइज और मास हमारी जमीन से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे सुपर अर्थ कहा गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि बाकी सियारों की तरह ये सियारा अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड नहीं था, यानी इसका टेम्परेचर हमारी जमीन के टेम्परेचर जैसा था, जिसकी वजह से यहाँ मुख्तलिफ मौसम बन सकते हैं और इसके पास हमारी जमीन जैसा मोटा एटमॉस्फेयर मौजूद है। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है इस सियारे पर लाइफ मौजूद हो, लेकिन ये सियारा हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमें वहां पहुंचने में 10 लाख साल लग जाएंगे, यानी वहां भी हमारा जाना नामुमकिन है। लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो हम वहां जा सकते हैं, वरना नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।